जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं CTT 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी कंप्लीट क्लास। दोस्तों, ये क्लास देखने के बाद आपके सारे डाउट्स और कंप्लीटली इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि पेडागोजी आखिर किस तरीके से आपके पेपर में पूछी जाती है और हर प्रकार के सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका पूरा का पूरा CTT हिंदी का जो पैटर्न है, स्पेशली जो पेडागोजी का है, वो मैं इसमें बारी बारी से हर एक छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बात मैं आपको बताने और सिखाने वाला हूं। यहाँ पर ये क्लास देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि पैटर्न वाइज जितनी भी चीजें आ रही हैं आपके पेपर में, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। आज तक जितने सारे पेपर हुए हैं, सारे पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया है। बाकी जो इनका NCF है उसको मैंने पढ़ा है। सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने बहुत ही संक्षेप में पूरा का पूरा आपको निचोड़ देने जा रहे हैं। इस क्लास को देखने के बाद सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी पेडागोजी में पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। अगर इस चीज को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हर प्रकार के सवाल, हर प्रकार के कंसेप्ट, जितनी भी चीजें आज तक पूछी गई हैं, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं बारी बारी से, और उनको स्पेशली मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। आइए दोस्तों, यहां देखेंगे सबसे पहले भाषा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। मैंने लिख इसलिए दिया है क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पर है तो टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? मानो जिसकी सहायता से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है, वही भाषा है। आप सुनते हैं ना कि मैं अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से दूसरे तक प्रेषित करता हूं और दूसरे से ग्रहण करता हूं, यानी समझता भी हूं, यानी अपने भावों को दूसरे को समझाता हूं और दूसरे भावों और विचारों को मैं स्वयं जब समझता हूं, तो ये जो माध्यम है, इसी माध्यम को भाषा बोला जाता है दोस्तों। तो भाषा क्या है? भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों और वाक्यों का एक समूह है। समूह दोस्तों ये जो सारी बातें हमें लिखी है ना, ये आपके पेपर में जो सवाल आए हैं ना, उन्हीं के पॉइंट्स हमने यहाँ उठा करके रखे हैं। अगर आप इन चीजों को आप ऐसे समझते हैं तो आप डायरेक्टली सवाल में आने वाले प्रॉब्लम्स को आप समझ रहे होंगे और आंसर कर रहे होंगे बिल्कुल सही से। कोई फालतू की बात, कोई इधर उधर की बात नहीं इसमें। भाषा स्वतंत्र होती है दोस्तों। हर एक भाषा, दुनिया में जो भी भाषा है, वो सब की क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्योंकि उनका जब भी प्रादुर्भाव हुआ होगा, तो जिस भी सभ्यता, जिस भी संस्कृति में वो पनपी होंगी, तो वो क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी। क्योंकि जब इंसान की आवश्यकता होती है ना, तो आवश्यकता क्या करती है? कुछ ना कुछ आविष्कार करती है। तो जो भाषा है ना, ये किसी न किसी आविष्कार का प्रारूप है, ये आविष्कार का परिणाम है। तो वो स्वतंत्र होती है। तो भाषा क्या होती है दोस्तों? स्वतंत्र होती है। भाषा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, इस बात को आप समझते हैं, है ना? भाषा पे स्वयं समय समय पर क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसकी वोकैबुलरी में, उसके ग्रामर में, कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके कुछ बहुत सारी चीज में परिवर्तित भी होती रहती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है दोस्तों। भाषा पर किसी विशेष का अधिकार नहीं होता है, एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है। अगर आप यहां हिंदी बोल रहे हैं, तो अगर दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाएंगे, दूसरे किसी देश में जाएंगे, तो भाषा वही हिंदी ही रहेगी आपकी। समझ रहे हैं आप? अब दूसरी भाषा वहां पर चेंज हो सकती है, वो अलग है, लेकिन उसका प्रारूप कभी चेंज नहीं होता है। तो भाषा क्या? सर्वव्यापक है। भाषा सतत प्रवाहमयी है। सतत प्रवाह में क्या है? उसमें उसका एक विशेष ग्रामर होता है, उसका एक विशेष स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है कि भाषा सतत प्रवाहमयी होती है। अब अगला पॉइंट देखना, भाषा संप्रेषण मूलतः वाचिक है। जब भाषा का आविष्कार होता है, भाषा की जो खोज होती, जो भी होता है, वो मूलतः वाचिक है। वाचिक मतलब हम लिखने से पहले बोलते हैं। तो इसका मतलब पहले हम अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक जब हम प्रेषित करते हैं, संप्रेषित करते हैं, या दूसरे के भाव विचारों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, तो मूलतः क्या होती है? वो मौखिक होती है, वो वाचिक होती है। लिखित रूप बाद में आता है। ठीक
ठीक है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया। अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी कहीं ना कहीं। कहते हैं भाषा व्यवस्थाओं की क्या व्यवस्था। दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज है वो व्यवस्था से चलता है। समाज व्यवस्था से चलता है और व्यवस्था तभी पनपती है, व्यवस्था तभी व्यवस्थित होती है जब एक सामाजिक संगठन हो, लोगों का समूह हो। तो समूह संगठन व्यवस्था तभी बन पाती है जब हम एक भाव से दूसरे से जुड़े हों, दूसरे से क्या हो, संबंधित हों। तो भाषा क्या करती है, भाषा एक क्या है, एक लोगों को भावों के रूप में, विचारों के रूप में जोड़ती है, ठीक है, मेल कराती है। भाषा जोड़ती, मेल कराती है, इसलिए कहते हैं भाषा व्यवस्थाओं का क्या है दोस्तों, व्यवस्था है। भाषा व्यवहार सामाजिक स्तर पर आधारित है। किस पर है, सामाजिक स्तर पर है। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसका व्यवहार भी सामाजिक होगा। तो व्यवहार होगा कैसे, भाषा के माध्यम से। इसीलिए कहते हैं भाषा जो व्यवहार है वो सामाजिक स्तर पर आधारित है और समाज में व्यवहार करने के लिए भाषा ही मूल है, मूल माध्यम है। भाषा ही मूल माध्यम है। दूसरी बातें आपने सीखी, समझी। अब एक सबसे ज्यादा तो दूसरा मैंने सवाल देखा वो पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं यहां से कोई आपको क्रमबद्ध रूप से रटा समझा नहीं रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अब आपको मेन पॉइंट में निकाल रहा हूं, दे रहा हूं, बस आपको वैसे ही पढ़ना समझना है। आपको नंबर से मतलब है, अभी बहुत ज्यादा आपको यहाँ ज्ञान से मतलब नहीं। हमें जो चीजें हमारे एग्जाम्स में आ रही है हमें उससे मतलब है। बुक्स में क्या दिया, इधर उधर क्या दिया, नहीं कोई मतलब है। सीटीटी का पैटर्न क्या है और सीटीटी क्या पूछ रहा है, वो सारी चीजें मैंने यहां पर रखी है ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए। आपको उनको सिर्फ समझना है। भाषा का अंतःक्रियात्मक मॉडल, ये बहुत सवाल दोस्तों यहां पूछे जा रहे हैं कि भाषा का अंतःक्रियात्मक मॉडल क्या है। ध्यान देना दोस्तों, क्या है समझना। ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी और इसमें से कोई आपको ऑप्शन देना होगा। पहला, पारस्परिक समझ बनाने के रूप में। दोस्तों वही जो हमने ऊपर बात बताई है आपको, ये जो बातें हमने बताई हैं ये बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी अवधारणाओं का सार इसी में है। पारस्परिक समझ बनाने के रूप में दोस्तों मैंने फिर कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करने के लिए वो क्या करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक प्राणी दूसरे प्राणी से क्या करता है, क्या करता है, पारस्परिक समझ बनाता है। तो पारस्परिक समझ बनाने के लिए मूल माध्यम दोस्तों क्या है, मूल माध्यम भाषा ही तो है। इसलिए क्या कहा जाता है, पारस्परिक समझ बनाने के रूप में, यहाँ सामाजिक लेन देन के साधन के रूप में। दोस्तों हम इंसान की आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं, और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के संसाधन बहुत ही क्या है, सीमित हैं। तो कम संसाधनों में अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें चीजों को मिल बांट करके प्रयोग करना पड़ता है, खाना पड़ता है। और इसे सामाजिक लेन देन में जो भाषा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए भाषा को क्या है, साधन के रूप में, भाषा सामाजिक लेन देन में भाषा जो होती है साधन के रूप में यूज की जाती है। दोस्तों आ गई प्रामाणिक संदेश लेन प्राप्त करने में। आप जानते हो कि प्रामाणिक उसे अगर संदेश हमें देना हो और चाहे किसी से प्राप्त करना हो, जैसे आपको किसी को मेल करना है, आपको किसी को व्हाट्सएप पे संदेश करना है, तो आपको किसी को फोन करना है, तो संदेश किसी भी माध्यम से हो, उसका जो मूल माध्यम है दोस्तों वो क्या होती है, भाषा होती है। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप में प्रयुक्त हो। दोस्तों यहां क्या करें कि पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता इस बात पर डिपेंड होती है या इस बात से निश्चित होती है कि वो जो पाठ्य सामग्री है उसमें संदर्भ किस रेफरेंस में लिया जाएगा, जो संदर्भ लिया गया उसका संबंध किस चीज से है, या क्या, और सामग्री इसमें अगर भाषा को सहज रूप में प्रयोग किया गया है, जिसको टीचर अच्छे से समझा सकता है और बच्चे उतनी ही सहजता से, उतनी सरलता से उस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं,
तो उसे ही कहा जा सकता है प्रामाणिक। मूलतः क्या होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सहज और क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखना है, मैंने बहुत बिल्कुल वहां से पूरे प्रीवियस ईयर और पूरे एनसीएफ और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में सारा से आपको बिल्कुल अमृत निकाल करके मैंने रखा है। आपको बारी बारी से अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व किया तो आपने देखा होगा ढेर सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुभाषावाद क्या है? तो बहुभाषावाद आप जानते हो, यानी बहुत सी भाषाओं को बोलना, बहुत सी भाषाओं के बारे में जानना समझना। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है कि बच्चे के लिए सीखने और समझने के लिए जो त्रिभाषा सूत्र है उसी के महत्व को यहाँ पर समझाया गया है। यानी पहले जो प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, और फिर उसके बाद आगे बच्चे के जीवन में अन्य भाषाओं को जोड़ना ही बहुभाषावाद है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या जो व्यक्ति कई भाषाएं बोलता है उसे बहुभाषाविद या बहुभाषी कहा जाता है। सिंपल है। बहुभाषा हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्यों? जब बच्चा या हम लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं तो एक वर्ग विशेष के अलावा भी मतलब अन्य वर्ग के लोगों से भी हम अपनी वार्तालाप, अपना कम्युनिकेशन स्थापित कर पाते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे भावों, जो विचारों की आदान प्रदान की जो सीमाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो एक प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण जो है पनपता है दिमाग में। परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक कौशलों का क्या होता है, समृद्ध परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। यानी हमें जानने और समझने की और मन में लालसा और जिज्ञासा होती है। तो जो बहुभाषा है उस संज्ञानात्मक कौशलों को क्या करती है, क्योंकि जब हम एक से अधिक भाषाएं जानते हैं तो एक से अधिक लोगों के हम लोग, एक वर्ग विशेष से अधिक लोगों के हम लोग संपर्क में आते हैं, और हमारे अंदर जो है सीखने, जानने, उनके कल्चर के बारे में, ठीक है ना, उनके लिटरेचर के बारे में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हम भाषा की वजह से नहीं जान पाते हैं। तो अगर एक से अधिक जब हम भाषा सीखते हैं तो उन चीजों को सीखने और समझने का हमें अवसर मिलता है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपके डायरेक्ट पेपर में पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। दोस्तों एक विद्यालय में अलग अलग भाषा पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ते हैं, तो जब समावेशित रूप से एक साथ जब पढ़ते हैं तो बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसलिए बहुभाषावाद का जो माहौल है उसे विद्यालय में समृद्ध करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एनसीएफ 2005। तो अच्छा, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषा और भाषाओं की शक्ति मतलब उनका इस्तेमाल किया जाए, उनका अनुप्रयोग किया जाए। दूसरी लाइन क्या बोल रहे हैं? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बहुभाषा एक संसाधन है। ये क्या है? संसाधन है। इस संसाधन के माध्यम से बच्चा को जो सर्वांगीण विकास होता है, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में सहायता मिलती है। इसलिए दोस्तों जो बहुभाषा है वो समस्या नहीं है, वो चुनौती भी नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या बहुभाषा समस्या है? नहीं, बहुभाषा ना तो समस्या है ना तो चुनौती है। बहुभाषा क्या है? ये संसाधन है, क्योंकि यह बच्चे के समुचित समग्र विकास में क्या होती है? सहायक होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा बहुभाषी होगा तो अलग अलग प्रकार के लोगों को इस बच्चों के संपर्क में आएगा, उनकी संस्कृति से रूबरू होगा, और जब उनकी संस्कृति से रूबरू होगा, उनके बारे में बात करेगा, उनके बारे में वो जानेगा, तो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में उस बच्चे के प्रति जो है ना, उस बच्चे में, उसके बच्चे मन और मस्तिष्क में दूसरे की भाषा के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है अब बहुभाषा से परिणाम क्या होते हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं बच्चे के जीवन में, या जो भी बहुभाषा सीखता है। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशील भाषा।
आप जानते हैं कि जब आप एक से अधिक भाषाएं जानते हैं तो आप एक वर्ग विशेष से अधिक लोगों को आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शब्दावली और आपका जो प्रभावशाली भाषण होगा वो स्थापित होगा। अब जब आपको कई सारी भाषाएं आती हैं तो कई पृष्ठभूमि के, कई सांस्कृतिक, कई भाषाई लोगों से आप अपने भावों को, अपने विचारों को उनके साथ साझा कर सकते हैं। तो अन्य संस्कृति के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना भी आपके अंदर जागृत होगी। बहुभाषावाद वक्ता को 3 या 3 से अधिक भाषा में संवाद करने में सक्षम बनाता है। तो पहली भाषा तो बच्चे की होती है मातृभाषा, उसके बाद एक भाषा होगी इंग्लिश भाषा भारत देश के हिसाब से, फिर एक तीसरी भाषा हमारी जो सांस्कृतिक भाषा जैसे कल्चरल लैंग्वेज है, संस्कृत है। तो इस प्रकार से 3 भाषाओं का संगम होता है। 3 या 3 से अधिक भाषा जब सीखता है इंसान सीखता है तो कहीं ना कहीं वो अपने संवाद को प्रतिस्थापित करने में अधिक रूप में वो सफल होता है। दूसरा, अब एक लाइन आपसे पूछी जाती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट है, यहां पर 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हेडलाइन है, 2 हेडलाइन है। आपसे डायरेक्ट पूछी जाती कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। तो दोस्तों, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, और फिर बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, और उसके जीवन में अन्य भाषाओं को भी धीरे धीरे आपको जोड़ते जाना है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया कि विद्यालय शिक्षा मात्र भाषा में, बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ना ही क्या कहलाता है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है। दोस्तों, आप सदैव मानिएगा कि दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा को सीखने के लिए मूल आधार मातृभाषा होती है, क्योंकि आपको अन्य चीजें सीखने के लिए कम से कम एक भाषा आपको मूल रूप से आती हो, जिसमें बच्चा सीखने और समझने में सहजता, सरलता और रुचि महसूस करता हो। अगला क्या लिखा है, भाषा, बहुभाषा युक्ति। दोस्तों, आपसे पूछता है सीटेट कि बहुभाषा युक्ति क्या है। तो बहुभाषा युक्ति आप बताइएगा कि बहुभाषा का अर्थ शिक्षार्थी को अलग अलग भाषाओं से जोड़ना है। तो इसी को बोला जाता है कि बहुभाषा युक्ति क्या है, बहुभाषा का अर्थ है शिक्षार्थी को अलग अलग भाषाओं से जोड़ते जाना। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे का ज्ञानार्जन कराना है वो दोस्तों मातृभाषा में ही कराना है। दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से सारे छोटे मोटे सेगमेंट सब ले रहे हैं, और आप इन चीजों को एक बार अच्छे से प्रेम से देख लीजिए और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसलिए मैं हट जाता हूं लास्ट में, ठीक है, और उसको वीडियो को भी पुश करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इनको देखने के बाद और सारा आपको एक बार रिवीजन करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे, और अपना बहुमूल्य कमेंट आप जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्रयास छोटा सा आपको। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में समावेशन। दोस्तों, समावेशी शिक्षा पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो समावेशी की अवधारणा आप समझ रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। समावेशी का दोस्तों मतलब यहाँ पर यह है कि एक साथ बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग भाषा क्षेत्र के, अलग अलग सामाजिक स्थिति के लोग बच्चे पढ़ते हैं। तो सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो सामाजिक रूप से हों, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, चाहे वो वैयक्तिक रूप से हों, है ना, मतलब चाहे वो मानसिक रूप से हों, शारीरिक रूप से हों, तो किसी भी प्रकार से बच्चों में किसी भी प्रकार का विभेद ना किया जाए और सभी के लिए समान रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा में या भाषा में समावेशन का सिद्धांत। तो भाई दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले, संपूर्ण विद्यालय को एक ऐसा मंदिर बनाना जिसमें सभी प्रकार के बच्चों की अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास का है, यानी आर्थिक सामाजिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को
सभी के लिए सीखने के समान अवसर उपलब्ध कराना। वैयक्तिक भिन्नता, है ना, इसको भी आपको वहां पर क्या करना, नजरअंदाज करना है कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर बच्चों को आप स्पेशल ट्रीट नहीं करेंगे। शारीरिक, भाषाई आदि किसी प्रकार का भेदभाव किसी बच्चे के साथ न किया जाए। यानी बच्चों किसी भी प्रकार, बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करके सभी को समान भाव से, सभी को समान भाव से और एक ऐसा वातावरण तैयार कराना ताकि जहां पर बच्चों का अधिगम रूपी बगीचा खिल सके। दोस्तों, सीखने के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, सभी के लिए अवसर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे भाषाई रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। और चाहे वो लैंगिक भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना, सभी प्रकार के बच्चों को समावेशित करके एक साथ पढ़ाना, एक साथ सिखाना ही क्या है, समावेशन है। आगे दोस्तों देखेंगे, सभी बच्चों के लिए सार्थक मतलब उचित, प्रासंगिक, व्यवहारिक वातावरण तैयार किया जाए। अब इस भाषा शिक्षण में समावेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भाषा शिक्षण में समावेशन का उद्देश्य क्या है? यहां पर सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण तैयार करना। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई पेपर्स में पूछी गई है। क्या? सामाजिक और अंतःक्रियात्मक। दोस्तों, बच्चा सामाजिक अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण तभी पनप पाएगा जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव का दंश नहीं होगा। अगर सभी प्रकार के एक क्लास में जो सारे बच्चे हैं वो एक दूसरे से बात करने में संकोच नहीं करते हैं, टीचर से अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम समझने या बताने में कोई संकोच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लास क्या है, समावेशित क्लास है। समावेशी शिक्षा इसी को बोला जाता है दोस्तों। तो सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण ही क्या है, तैयार करना है दोस्तों। मतलब बच्चे सामाजिक रूप से एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और इस अंतःक्रिया में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो बच्चों का अपना आपसी अंतःक्रिया हो, चाहे बच्चों का टीचर के साथ हो, चाहे टीचर का बच्चों के साथ हो, किसी प्रकार का बच्चों का बच्चों से, टीचर का बच्चों से, बच्चों का टीचर से, ये त्रिआयामी, जो 3 डायमेंशनल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं, पेपर में दोनों बातें अलग अलग लिखी हैं। 3 चीजें यहां से आपसे पूछी जाएंगी, पहली चीज ये और दूसरी और तीसरी। तो पहली चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, 2 और 3 बातें आपसे पूछी जाएंगी। और पहला, भाषा अधिगम युक्ति क्या है? तो कोई आपसे पूछेगा कि भाषा अधिगम युक्ति क्या है, तो बताएंगे आप, विद्यार्थी को भाषा सीखने के मौके देना। विद्यार्थी को भाषा सीखने के मौके देना ही क्या है, भाषा अधिगम युक्ति है। अब वो मौके कहाँ, क्लास में, टीचर से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो ये जो भी आयाम है, जो भी माध्यम है, तो विद्यार्थी को भाषा सीखने के मौके देना ही भाषा अधिगम की युक्ति कहलाता है दोस्तों। पूरक पठन, आपसे पूछा था कि पूरक पठन क्या है? पूरक पठन तो विस्तृत पठन को ही क्या, विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। दोस्तों, चाहे वो बहुभाषा हो, चाहे वो कम्युनिकेशन लेवल यानी संप्रेषण हो, चाहे वो एनालिसिस हो, भाषा में विश्लेषण करना। दोस्तों, जब तक बच्चा गहन रूप से, बारीकी से और विस्तृत रूप से सस्वर पाठन नहीं करेगा, तब तक उसके कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण की क्षमता विकसित नहीं होगी। इसलिए पूरक पठन यानी विस्तृत पठन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है कि बच्चों को, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना। तो यहां पर अब कौन सा पाठ पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, कविताएं पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, जिस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट हो वही चीज उनको पढ़ने के लिए दोस्तों
प्रेरित। तो कुछ यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो अभी हम लोग मातृभाषा सीखने जा रहे हैं। मातृभाषा का क्या अर्थ है यहाँ पर गणित सॉरी हिंदी की पेडागोजी में। तो यहाँ पर एक पॉइंट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है सेट में आपके आया हुआ है। लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या है? लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या है? तो दोस्तों लिखने के भिन्न चरणों को समझने में मदद करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या है, तो आप बता देना कि लेखन कला में जो भिन्न भिन्न चरण होते हैं इनको समझना ही क्या है? लेखन का प्रक्रिया उपागम है। ठीक हो गई, एक पॉइंट आपका यहां से बच्चों तैयार हो गया है। अब यहां देखो, सबसे पहले देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्या? मातृभाषा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही कराई जानी चाहिए, ताकि बच्चा बहुत ही सहजता से, सरलता से, आसानी से और रुचिपूर्ण तरीके से वो चीजों को सीख पाए और समझ पाए। इसी प्रकार से यहाँ पर चीजों को कैसे आपको समझना है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और मातृभाषा बच्चे के सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसीलिए बच्चों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें स्पेशली मातृ भाषा पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है कि बच्चे की जो स्टार्टिंग है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें नई नई और अलग अलग प्रकार की भाषाएं जोड़ती जानी है आपको। तो क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। आगे, मातृभाषा आधारित शिक्षा से दूसरी भाषा सीखने में मदद मिलती है। अच्छा, जब बच्चा दूसरी भाषा सीखेगा तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप बच्चे बहुभाषा को स्वीकार कर लेंगे। यस, बहुभाषा को स्वीकार कर लेंगे, और बहुभाषा पे हमने बहुत सी चर्चा की है अभी। आगे आइएगा, आगे आपको 3-4 बातें आपसे डिस्कस करनी है जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। दोस्तों, भाषा की पाठ्य सामग्री क्या है, कि भाषा की पाठ्य सामग्री कैसे होनी चाहिए। देखो दोस्तों, भाषा की जो पाठ्य सामग्री है उसको बच्चों कैसे आपको पढ़ाना है? पाठ्य सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना है, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ाना है, या बच्चे को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना है। मुख्य बिंदुओं को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसको अर्थ को समझना और अपने पूर्व ज्ञान से, प्रेजेंट टाइम के ज्ञान से जोड़ना, और रचनात्मक तरीके से किसी रिजल्ट पर, किसी परिणाम पर पहुंचना। दूसरा, मूर्त, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक होना चाहिए, यानी जो पाठ्य सामग्री है वो मूर्त रूप से होना चाहिए, उसका वर्णन बहुत से संदर्भों के माध्यम से होना चाहिए, और उसमें विश्लेषणात्मक सामग्री होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें क्या क्या है, जैसे साहित्य की बात आती है। देखो अब क्या होता है, अब एक चीज आपसे पूछी जाती है कि समग्र उपागम, जो साहित्य होता है बच्चों, साहित्य में क्या क्या आता है, ध्यान देना, कहानी आता है, कथा, नाटक, कविता। तो साहित्य में कहानी, कथा, नाटक, कविता। अब क्या कह रहा है आपका, समग्र उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना। दोस्तों, भाषा उपागम या भाषा अधिगम, जब आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या करना है, साहित्य में कहानी, कथा, नाटक और कविता का आपको क्या करना है बच्चों, प्रयोग करना है। जैसे आप जानते हो, पढ़ने, सीखने यानी भाषा के 4 कौशल होते हैं, यानी LSRW, यानी सबसे पहले सुनना, लिसन। पहले बच्चा क्या करता है, ध्यान से बातों को क्या करता है, सुनता है। सुनने के बाद वो उससे आप बोलने के लिए कहते हैं, उसके बाद वो बोलता है। तो L यानी लिसन, R यानी यहां पर क्या किया उसने, लिसन यानी सुना, फिर S यानी स्पीक यानी बोलना। फिर इसके बाद क्या करेगा वो बच्चा, क्या करेगा, फिर बोलने के बाद उस चीजों को क्या करना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, यानी रीड। और लास्ट में क्या आता है, राइट यानी कि लिखना। तो वही सारी चीजें यहां पर हैं दोस्तों। उन चीजों को समझना है कि जो साहित्य होता है उस समग्र उपागम में भाषा अधिगम के लिए बच्चों क्या होता है, एक उपकरण के रूप में काम आता है।
आगे आइए, अब आपसे कुल पूछा जाता है कि टीचर का रोल क्या है। दोस्तों पहले आप इसको समझिएगा, इस वाले को। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पठन क्या है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पठन क्या है, समझ के साथ पढ़ना। कैसे पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, ये एनसीएफ है। ये चीजें आपसे, तो बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, समझ के साथ पढ़ना या अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। एक सवाल ये मिला दोस्तों कि कुल भौतिक प्रतिक्रिया, जिसको आप टीआरपी बोलते हो, टीआरपी में टीचर की दोस्तों क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। ध्यान देना, टीआरपी में टीचर की मुख्य भूमिका होती है। यहां पर दोस्तों टीचर का यहां पर टीआरपी का मतलब है कि जब हम अधिगम कराते हैं, ठीक है, तो अधिगम कितना अधिक सफल हुआ है, कितना बच्चा सीख पाया है, शैक्षिक उद्देश्य कितना पूरा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, टीचर का होता है। दोस्तों इस चीज को आप समझ। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पर हेडलाइन है, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि बच्चे को सर्वप्रथम मातृभाषा में हम लोग अध्यापन कराते हैं, उसके बाद यहाँ पर चीजें कैसे स्टार्ट होती हैं दोस्तों, कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, अर्थात कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना ही क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग है। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक भाषा जब बच्चे को बचपन में या स्कूल में मातृभाषा में अध्यापन कराया जाता है, उसके बाद उसको दूसरी भाषा, फिर तीसरी भाषा या फिर अन्य भाषाएं, तो मातृभाषा के अलावा दूसरी, तीसरी या चौथी, यानी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में जाना या अन्य भाषाओं को सीखना ही क्या कहलाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है ना। तो क्या आपने देखा, अधिगम और बोलने के लिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना या इसके माध्यम से पारंपरिक व सांस्कृतिक परिभाषित सीमाओं को चुनौती देना। दोस्तों लोगों को यह मान्यता होती है, पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक मान्यता क्या है कि एक भाषा जो आपकी मातृभाषा है उसी से आपका सारा काम चल जाएगा, अन्य भाषाओं को आपको सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये क्या है, एक परंपरावादी एक सोच है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दूसरी तीसरी भाषाओं को भी सीखना उतना ही जरूरी है। तो इसी को कहा जाता है पारंपरिक व सांस्कृतिक परिभाषा सीमाओं को क्या करना है, चुनौती देना है, यानी उस सीमा से, उस परिपाटी से, उस परंपरा से बाहर निकलना है और उस मूल भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को भी सीखना ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। दोस्तों जब बच्चा एक से अधिक भाषाएं सीखता है तो क्या आता है, ये बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है, ठीक है। तो ये चीज ट्रांस लैंग्वेज आपके आगे समझ में, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना आपको समझना है, ट्रांस लैंग्वेज का मतलब है कि अपनी मूल भाषा, अपनी मातृभाषा यानी एक भाषा के अलावा भी अन्य भाषाओं को सीखना, समझना, उसमें कम्युनिकेट करना ही क्या कहलाता है, ट्रांस लैंग्वेज कहलाता है। ठीक दोस्तों आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आगे दी है, रचनात्मक भाषा शिक्षा क्या होती है। दोस्तों देखिए, रचनात्मक भाषा शिक्षा है ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हो, जिसमें बहुत कुछ करने व सीखने की संभावना हो। रचनात्मक शिक्षण में बच्चे के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान देना, इसमें बच्चा पूर्व ज्ञान एवं प्राप्त सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। दोस्तों जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है तो अगर प्रेजेंट टाइम में वो प्रभावपूर्ण तरीके से सीख रहा है, समझ रहा है, रचनात्मक तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम और पूर्व ज्ञान को प्रेजेंट से वो जोड़ेगा और फिर किसी एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और वही एक ऐसी सोच होगी, एक ऐसी समझ होगी जो बच्चा अपने अंदर डेवलप करेगा और आगे सीखने के लिए वो तत्पर होगा।
तो यहाँ पर एक चीज आपको बताई गई है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे, ये बातें बहुत बस जैसे आपको हम समझा रहे हैं बस आपको वैसे समझना लास्ट टाइम में और उनका यूटिलाइज करना है। एक लिखा है, जैसे ये शब्द लिखे हैं आपके हिंदी के पेपर में आते हैं, परिणामतः, इसलिए, इससे आगे, हालांकि, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको योजक उपकरण कहा जाता है। तो जब भी आपके पेपर में सवाल आए परिणामतः, इसलिए, इससे आगे, हालांकि, तो इनको योजक उपकरण कहा जाएगा, योजक उपकरण। ये हो गया आपका कंप्लीट। दोस्तों दो थ्योरी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना पेपर नहीं होता। एक वासबैक सिद्धांत है और एक स्टीफन क्रेसन का सिद्धांत है। वासबैक का सिद्धांत क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह कक्षा में शिक्षण और सीखने के आकलन के परिणाम को संदर्भित करता है दोस्तों, कि बच्चे ने कितना सीखा है, अधिगम जो कराया गया है वो कितना सफल है, यानी टीचर की तरफ से जो अधिगम कराया गया वो कितना सफल है, बच्चे ने कितना सीखा है, यानी कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है अर्थात नहीं हुई है। तो इस सब की जो गणना, जो आकलन है, वो वासबैक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आकलन होगा तो वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होगा। नकारात्मक इस संदर्भ में क्या सिस्टम, क्या व्यवस्था, क्या टीचर, क्या पाठ्यक्रम बच्चे को वो चीजें सिखा पाया, समझा पाया है। अगर वो सिखा और समझा पाया है तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव है। अगर नहीं सिखा और नहीं समझा पाया है, शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, तो नकारात्मक होगा। तो ध्यान देना, वासबैक जो सिद्धांत होता है वो कक्षा में आकलन के परिणामों को संदर्भित करता है और यह नकारात्मक और सकारात्मक दोस्तों दोनों होता है, समझना। अब यहां पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्टीफन क्रेसन की थ्योरी। स्टीफन क्रेसन क्या कहते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी है I+1, I+1। अब दोस्तों I+1 में I क्या है, आई का मतलब है शिक्षार्थी की अंतर्भाषा, शिक्षार्थी की अंतर्भाषा, जो शिक्षार्थी की स्वयं की अपनी अंतर्भाषा है उसको कहते हैं शिक्षार्थी की अंतर। आई मतलब शिक्षार्थी की अंतर्भाषा और +1 का मतलब क्या दोस्तों, भाषा अधिग्रहण का अगला चरण, यानी बच्चे अगले चरण में क्या सीखेगा। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, आई का मतलब हुआ शिक्षार्थी की अंतर्भाषा और +1 का मतलब हुआ भाषा अधिग्रहण का अगला चरण। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है अवबोधगम्य निवेश, अवबोधगम्य निवेश, अर्थात शिक्षार्थी अपने ज्ञान में प्रगति करते हैं। शिक्षार्थी अपने ज्ञान में यानी जो उनके पास है उसमें वो ऐड करते हैं, यहां पर ये जो सोच है संज्ञानात्मक विकास का एक पर्याय यहाँ पर सिद्धांत है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि शिक्षार्थी बालक जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों, प्रगति करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये स्टीफन क्रेसन का जो थ्योरी, इसका मतलब है कि बच्चे लगातार, बच्चे कंटिन्यू अपने ज्ञान में, अपनी समझ में क्या करते रहते हैं, प्रगति करते रहते हैं। आप आई इसमें आप समझना कि I+1 में आई क्या है, शिक्षार्थी की अंतर्भाषा और +1 है भाषा अधिग्रहण का बच्चों क्या है, अगला चरण। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हैं जो आपके पेपर में एज इट इज पूछे गए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। आई दो देखते हैं यहाँ पर क्या है, सिद्धांत एंड जनक। ये सवाल लगभग 3-4 सेट में आए हैं। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपसे पूछे गए, जैसे भाषा एवं मस्तिष्क, ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था, और भाषा अर्जक यंत्र, ये भी नॉम चॉम्स्की ने ही दिया है, आप जानते हैं। निवेश परिकल्पना, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, निवेश परिकल्पना स्टीफन क्रेसन, जो मैंने I+1 का कंसेप्ट आपको समझाया है। कुल भौतिक प्रक्रिया TRP जेम्स एहर के द्वारा दी गई है। कार्य आधारित कौशल, ध्यान देना, कार्य आधारित भाषा कौशल ये प्रभु ने दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे त्रुटियां क्या होती हैं। तो बच्चों बच्चा जब सीखता है तो 100%, चाहे बच्चा हो या हम लोग हों, जब भी कोई चीज नहीं सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां तो होंगी ही। गलती का अर्थ होता है कि हम कुछ बेहतर, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ नया
ट्राई करना चाह रहे हैं। तो जब बच्चा गलती करता है यानी कि वो सीख रहा है, तो जो गलतियां होती हैं वो सीखने का संकेत होती हैं। तो त्रुटियां क्या होती है? सीखने का संकेतक है, यानी संकेत है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है त्रुटियों के संदर्भ में कि सीखना संबंध स्थापित करना है। यानी अगर बच्चा गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, तो इसका मतलब है वो नए ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, वो नए अपने स्कीमा में नई चीजों को क्या कर रहा है? शामिल कर रहा है। तो थॉर्नडाइक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सीखना संबंध स्थापित करना है, इन त्रुटियों का सीखना संबंध स्थापित करना है। दोस्तों यहां देखेंगे एक चीज है, मिश्रित अधिगम क्या होता है? मिश्रित अधिगम क्या होता है दोस्तों? तो मिश्रित अधिगम अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे यह पारंपरिक अधिगम ऑफलाइन और वेब आधारित उपागम का मिश्रण है। दोस्तों आजकल आजकल शिक्षा का जो प्रोग्राम है कैसे चलता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जब हम बच्चों को शिक्षा या किसी भी प्रकार की शिक्षा लोगों तक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों उपागम से पहुंचाते हैं, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हिसाब से पढ़ाना, दोनों माध्यमों से पढ़ाना ही क्या कहते हैं? ये मिश्रित उपागम कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ही कि जब भी बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उनके सामने जो पाठ्य सामग्री होगी, हालांकि मैंने पाठ्य सामग्री की बहुत चर्चा की, तो पाठ्य सामग्री होगी कैसे? वो मुद्रित समृद्ध पाठ्य सामग्री होगी, यानी उसमें प्रिंटेड होगा। उसमें क्या होगा? जब भी बच्चों को सिखाएंगे आप, तो बुक जो भी उसकी पाठ्य सामग्री है उसमें बहुत सारे संदर्भ दिए होने चाहिए, कार्टून होने चाहिए, चित्र होने चाहिए, मैप होना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे सीखने में अपने दिमाग को और बेहतर तरीके से संलग्न करते हैं, और पढ़ने और सीखने में बच्चों का इंटरेस्ट यानी रुचि जागृत होती है, और उनमें कॉन्फिडेंस आता है ना। उनमें क्या आता है? एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है, सीखने के लिए वो क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं। तो सदैव याद रखना, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है सीटेट में, तो जो समृद्ध प्रिंटिंग यानी बच्चों को प्रिंटिंग मटेरियल से पढ़ाना है, जो उसमें चित्र, कार्टून और कहानी, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। कार्टून हो गए, पुस्तकें, चित्र, समाचार पत्र, यानी प्रिंटेड सामग्री आपको बच्चों को ज्यादा बताना है। एक आगे और नियम मैंने लिया है दोस्तों, डायरेक्ट एक नियम, भाषा के साथ लग्नता। भाषा के साथ लग्नता का अर्थ है शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए जब वो अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, इसको कहते हैं भाषा की लग्नता। और ये बहुभाषावाद का प्रतीक है। और मैंने बहुभाषावाद, ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। होप है ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी से। तो शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए जब भाषाएं सीखता है उसको कहते हैं भाषा के साथ बच्चों लग्नता। पर देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, लेखन प्रक्रिया का उपागम क्या है। तो सबसे पहले बच्चों लेखन प्रक्रिया का उपागम बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मंथन, प्रारूपण, संपादन और दोहराना, ये इनका विशेष क्रम है, यही याद रखेंगे। मंथन, प्रारूपण, संपादन और दोहराना, ये विशेष क्रम है, इसी के अनुसार आपको आंसर करना है। ठीक है। अच्छा यहां देखिए भाषा प्रवाह क्या होता है दोस्तों? भाषा प्रवाह सहज गति से, आसानी से, सरलता से, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन, यानी सहज गति के साथ लिखना, पढ़ना या बोलना ही क्या कहलाता है? भाषा प्रवाह कहलाता है। दोस्तों हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं, जो हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, एक राजभाषा है। हाँ, हिंदी भाषा को कार्यालयीय भाषा कहा जाता है, और इसके साथ में जो आपकी इंग्लिश भाषा है उसको सह कार्यालयीय भाषा कहा जाता है। इस बात को आप समझिएगा। ठीक है। तो यह बात संविधान की होगी। भाषा कौशल की उप कौशल, ये भी पूछे गए कई बार। तो भाषा कौशल की उप कौशल दो है, सस्वर और मौन पाठन। सस्वर पाठन मतलब तेजी से लाउड रीडिंग करना, तेजी से पढ़ना, और मौन मतलब मन में, है ना, बिना आवाज के पढ़ना। दोस्तों ये आपसे पूछा था कि आगे देखेंगे समालोचनात्मक शिक्षण क्या होता है। तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से शिक्षार्थी के अनुभव तथा दृष्टिकोणों पर विश्वास रखता है। यानी बच्चा स्वयं जब करके सीखता है तो वो ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है, पर विश्वास रखता है इसमें शिक्षार्थी
को केंद्र में रखा जाता है। तो समालोचना क्या है, तो शिक्षण साथ दृढ़ता से शिक्षार्थी के अनुभव तथा दृष्टिकोणों पर विश्वास रखता है। इसमें शिक्षार्थी को केंद्र में बच्चों रखा जाता है। ठीक है, यहाँ आएंगे विचारों, आगे क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा भाषा कौशल विकसित किया जाता है। ये लाइन भी समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा कौशल आप कैसे विकसित कर सकते हैं, तो विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा बच्चे को बोलने के अवसर, अभिव्यक्ति के अवसर दे करके आप उसमें भाषा कौशल को विकसित कर सकते हैं। दोस्तों आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन शब्द है उत्पाद शब्द संपदा क्या होती है। उत्पाद शब्द संपदा क्या है, तो वह शब्द जिन्हें हम लेखन एवं वाचन में प्रयोग करते हैं, वह शब्द जिन्हें हम लेखन वाचन में प्रयोग करते हैं, कम्युनिकेट करने में प्रयोग करते हैं, उन्हें ही उत्पाद संपदा कहा जाता है। ठीक, अच्छा यहां पर देखो, वह शब्द, एक दूसरी लाइन है, वह शब्द जिनका हम बोलते समय प्रत्यास्मरण करते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो जिन शब्दों को हम बात करने के दौरान याद करते हैं, उन्हें वे स्मृति के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हमारे अगर स्मृति में पहले से वो चीजें स्टोर है, तभी हम जब रिकॉल करेंगे, याद करेंगे तो याद होंगी। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि प्रत्यास्मरण करते समय जो चीजें याद आती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको स्मृति। अब आप जानते हो बोधगम्यता का सिद्धांत स्टीफन क्रैसन ने दिया था, तो वही कहते हैं बोधगम्य निवेश होता क्या है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया बोधगम्य निवेश क्या होता है, तो इसमें विद्यार्थी को ऐसे भाषाई अधिगम अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जो बच्चे के स्तर से ऊपर हो। जैसे I+1 था, तो I मतलब उसकी स्वयं अंतर्मन की भाषा, और I मतलब एक स्टेप आगे, जब वो कुछ उसमें जोड़ना चाहता है, जब उसमें कुछ ऐड करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है अपने लेवल से। तो बोधगम्य निवेश का मतलब है कि बच्चे के स्तर से आगे की चीजों को पढ़ाना समझाना। ये स्टीफन क्रैसन ने दिया था। I+1 का सिद्धांत है, जिस पर हमने बहुत अच्छी तरीके से आपसे बात की है। दोस्तों एक है स्किमिंग रीडिंग क्या होता है, तो स्किमिंग रीडिंग का मतलब होता है कि सार समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए तेजी से पढ़ना, अर्थ समझने के लिए तेजी से पढ़ना। स्कैनिंग रीडिंग क्या होता है, स्कैनिंग रीडिंग का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी पढ़ना, है ना। यहां पर स्कैनिंग हो जाएगा मतलब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते हैं। गहन पठन, गहन पठन, गहन पठन का मतलब होता है कि बहुत बारीकी से पढ़ना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक है, ताकि उसके अर्थ को, उसके उसमें जो भी चीजें कही गई हैं उसमें से आप संक्षेप में उसका सार निकाल पाए, उसकी समरी बना पाए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ यहाँ पर चीजें और देख लेते हैं जो कि बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ विधियां हैं शिक्षण की, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों आगमन विधि में क्या होता है, बच्चे को पहले हम अवधारणा सिखाते हैं, यानी अवधारणा सिखाते हैं, बाद में फिर नियम सिखाते हैं। तो आगमन विधि का सीधे सीधे मतलब होता है उदाहरण से नियम की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें, अगर पहले बच्चों को हम क्या बता दें, नियम बता दें और फिर उदाहरण बताएं, तो ये हो जाएगा निगमन। तो प्राइमरी क्लास में बच्चों आगमन विधि का ही रोल होता है, तो मेनली आप आगमन विधि को ही समझेंगे। इसमें निगमन विधि का रोल नहीं होता है, लेकिन निगमन विधि का अर्थ क्या होता है वो आपको समझना है कि जब नियम से समझाया जाए, जब सूत्र से समझाया जाए, तो उसे कहा जाएगा निगमन विधि, जो कि प्राइमरी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है। अब यहाँ ये प्रत्यक्ष विधि क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब बच्चे को हम कोई नई चीज सिखाते हैं, नई भाषा सिखाते हैं, तो आधार के रूप में उसकी मातृभाषा का प्रयोग करना, या आधार के रूप में उसके ज्ञान का ही प्रयोग करना प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। तो जब भी कुछ आप सिखाएं तो बच्चे को जो पहले मूल रूप से आ रहा है उसको आधार बना करके कोई नई चीज सिखाना ही प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। इसका व्याकरण विधि है, तो आप दोस्तों तो व्याकरण विधि को अनुवाद विधि भी कहते हैं। अगर आपको कोई नई भाषा, नई चीज सिखानी है तो पार्टिकुलर उसकी मूल जो भाषा है, जो मातृभाषा है,
उसका व्याकरण आना चाहिए, तभी तो वो अनुवाद कर पाएगा, तभी तो अनुवाद करके वो दूसरी और नई प्रकार की भाषाओं को सीख पाएगा। तो व्याकरण विधि को ही अनुवाद विधि बोला जाता है, व्याकरण विधि को ही अनुवाद विधि बोला जाता है। ठीक। संप्रेषण विधि, यानी संप्रेषण विधि मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी दूसरे भाषी लोगों से या अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति से कहने के लिए उसमें संप्रेषण कला आनी चाहिए, और संप्रेषण कला से ही भाषा कौशल का विकास होता है। तो यहां पर हो गया कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यहां पर क्या है, संप्रेषण विधि है। अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मतलब क्या होता है कि दूसरे को फॉलो करके सीखना, है ना। जैसे मान लो आप देखेंगे अनुलेख होता है, अनुलेख, अनुलेख मतलब हूबहू देख करके सेम लिखना, कॉपी करना। सुतलेख यानी सुन करके लिखना, और सुलेख मतलब सुंदर सुंदर लिखना। ठीक है, तो अनुकरण आ गया। अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना। प्रेरणा और पुनर्बनन का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा और पुनर्बनन का सिद्धांत दोस्तों क्या होता है? प्रेरणा और पुनर्बनन का सिद्धांत का मतलब यह है कि जब बच्चा कोई चीज सीखना चाहता है, उसमें असफल हो जाता है, तो वो वहां पर क्या होता है, निराश होकर बैठ ना जाए। तो वहां पर टीचर की, पेरेंट्स की क्या बनती है कि वो वहां पर उनको प्रेरणा दे, उनको पुनर्बलन प्रोवाइड करें कि आप दोबारा से उसको सिखाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, ताकि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्त हो जाए। तो एक अलग से टीचर द्वारा, पेरेंट द्वारा बच्चे को मोटिवेट करना ही क्या कहलाता है? पुनर्बलन सिद्धांत कहलाता है। नियोजन सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? नियोजन सिद्धांत का मतलब होता है कि क्लास में जाने से पूर्व एक टीचर जो तैयारी करता है अपने पाठ योजना की, किस तरह से हमें अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना है, उसे ही नियोजन का सिद्धांत बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बच्चे को आप किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, लिखाना है। दोस्तों एनसीएफ 2005 और एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि बच्चे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो 3 अंग हैं शिक्षा के, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इसमें केंद्र बिंदु है। बच्चे को सिखाने का हर प्रयास सिस्टम को करना चाहिए। बच्चों को सरल, सुव्यवस्थित, रुचिपूर्ण, संगठित तरीके से सिखाना है। बच्चों को जब भी आप पढ़ाएं, सिखाएं, संदर्भों के माध्यम से, खेल विधि से, जो चीजें आप सिखा रहे हैं उनको खेल विधि से सिखाना है। और वो खेल कैसा होना चाहिए? जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो, ताकि बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकें और आने वाले समय में उन चीजों को आत्मसात कर सकें और अपने दैनिक जीवन में उनका यूज भी कर सकें। सदैव याद रखना कि जो बालक होता है वो सदैव सीखने के लिए तत्पर रहता है। बस जरूरत क्या है कि हमें उसको सही तरीके से माहौल देने की, सही तरीके से वातावरण देने की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने भाषा कौशल में सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि ये जो LSRW है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है जिसके अंतर्गत हम भाषा को सीखते हैं। इसकी हमने विशेष चर्चा की थी भाषा कौशल में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस चीज को आप देखेंगे जाके। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले थांडाई की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग स्किनर की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो बच्चा है वो उद्दीपक द्वारा सीखता है, यानी वो समाज में रह करके अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, इन लोगों से, सोसाइटी में रह करके भाषा को सीखता है। इसके बाद इनके सबसे बड़े आलोचक और महान संज्ञानवादी आए नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की ने कहा ऐसा नहीं है। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, और उन्होंने बताया कि बच्चे के दिमाग में एक LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से बच्चे में क्षमता होती है कि जन्मजात रूप से वो भाषा का अर्जन कर सके। फिर नॉम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं समाज से, वातावरण से, सोसाइटी से, लेकिन उनके अंदर व्याकरण निर्माण की क्षमता जन्मजात होती है, यानी बच्चे व्याकरण का निर्माण स्वयं करते हैं।
उसके बाद आए जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने, आप जानते हो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने बताया कि बच्चे के मन में सबसे पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। यानी सबसे पहले बच्चे के मन में विचार, और विचार के बाद वो फिर भाषा का सृजन करते हैं। उसके बाद आगे आपके लेव वाइगोत्स्की साहब। तो लेव वाइगोत्स्की आप जानते हो, उन्होंने कौन सा सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई सिद्धांत दिया है। तो इसी आधार पर आप याद रखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की ने जो भाषा कौशल का सिद्धांत है, उन्होंने कहा है कि बच्चे समाज से, वातावरण से भाषा सीखते हैं, इसलिए उनके मन में, मस्तिष्क में सबसे पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को आप ऐसे समझेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है, और वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, फिर विचार आता है। दोस्तों, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और समझ सकते हो। आप समझिएगा, जितने भी व्यवहारवादी हुए हैं, वाटसन हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, है ना, और ये सब लोग मानते हैं कि बच्चा समाज से, वातावरण से चीज़ों को सीखता है। लेकिन इसमें जो आधुनिक भाषा विज्ञान के जो जनक हैं, नोम चोम्स्की साहब, वो कहते हैं कि बच्चे जो भाषा का अर्जन समाज से, सोसाइटी से करते हैं, जो उनकी जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन वो व्याकरण का निर्माण स्वयं करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी यात्रा ये समाप्त होती है। मैंने हर प्रकार की चीज़ों को लेने और समझाने का आपको प्रयास किया है। आप कमेंट जरूर करेंगे। मैंने एक प्रयास किया छोटा सा, कि ये प्रयास आपको कैसे लगा है, और कमेंट करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके एक व्यक्ति के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली दमदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।